दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो सखियां का वाचन। इस कहानी में अब तक हम लोगों ने सुना कि पद्मा और चंदा नामक दो सहेलियां हैं। पद्मा अपनी पसंद के लड़के लखनऊ वासी विनोद से शादी करती है, जबकि चंदा जो कि गोरखपुर की रहने वाली है की शादी उसके पिताजी काशी में तय करते हैं। पद्मा के पति विनोद पद्मा को घुमाने मसूरी ले जाते हैं और फिर पद्मा को पता चलता है कि विनोद उतने धनी नहीं जितना वह सोच रही थी। इसी बीच विनोद की दिल्ली में एक शिक्षक के तौर पर नौकरी लग जाती है। उसके पति एकाकी और गंभीर हैं, लेकिन यह बात पद्मा को अच्छी नहीं लगती। इसी बीच उनके मध्य एक भुवन नामक बंगाली युवक आ जाता है। इधर चंदा की शादी आनंद से हो जाती है। चंदा अपने पति के घर काशी आ जाती है और उसकी सास और नंदें उनसे जलने लगती हैं, उस पर ताने कसती हैं। अब आगे का विवरण जानने के लिए सुनते हैं कहानी दो सखियां के वाचन के तीसरे भाग को, मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। काशी 5 जनवरी 1926। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूं। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई, मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसी बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं? अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है? तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका उपाय जल्द न हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहां नहीं चली आती? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूं तो रोती हूं, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूं। जी चाहता है वो हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को भी क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं सास को भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाटती हूँ। वह लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ। जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता हैं। उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणाधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूं कि वह मुझसे हंसकर बोलें, मगर न जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने दिया करती है। मैं जानती हूं दोष मेरा ही है, हाँ, पर मुझे मालूम नहीं कि वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूं, पढ़ी लिखी क्यों हूं, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूं। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूं। 2-1 बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं।
दोनों ननदें अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननद जी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावज से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धोकर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में ही आनंद आता है। मैं जानती हूं थोड़े दिनों में दोनों नंदें लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी? मैं सच कहती हूं बहन, यहां मैंने श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूं, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी, उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूं कि कोई ताना न दे बैठे। दोनों नंदें मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मजा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें इसके सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झिड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूं। यह दशा बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कौतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। यह काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं, बड़ी ननद भी उनके साथ जाती है। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना कोसा करते थे? अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती रहती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे लोग जो कभी पूजा नहीं करते। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरी ददिया ससुर ने एक छोटा सा ठाकुर द्वारा बनवा दिया है, वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहां जाती हूँ, और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंत स्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। ननदें अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो यह स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ यह केवल दिखावा है, यह कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए, सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है, वही दशा इनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता का ही रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन,
यह सौंदर्य मेरी जान का ग्राहक हो गया है। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूं। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननद जी का मन नहीं रखती, तो उनकी आंखों से गिरती हूं। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूं तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाएं। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूं बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाएं तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर न देखूं, मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूं वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं, तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं। मगर एक तो डर होता है किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर यह कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेमोपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज दें तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वेश्याओं के लिए है। कुलवंती तो प्रेम को हृदय में ही संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया। तुम पढ़ते पढ़ते उब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूं। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कह भी दी या ननद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं। इसके सिवा कि गृह कलश उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं जरा जरा सी बातों को न पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूं और ईश्वर से मनाती हूं कि वह बात आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर न आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में ही पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ है कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी। तुम रात भर न आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूं। मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है। जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूंगी। कौन मुफ्त में घुड़कियां सहे। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूं, अंधा नहीं हूं। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर यहां चाहे प्राण ही दे दो, किसी के मुंह से सीधी बात न निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी
कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा। मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजर न होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा। अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा भी गजब न करना। मेरे मुंह में आग लगे, कहां से कहां बत्ती का जिक्र कर बैठे। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत है न ननद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी कह भी दें तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रूधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर की देवी घर में आएगी? तुम डरो मत, मैं खामखा लड़ूंगा नहीं। मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखें। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चूं न करता। कुछ कमा कर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसे मंदबुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था? बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहां भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी का लिहाज करता हूं, नहीं तो इन्हें एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूं उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना न चाहिए, जबान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार में, मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हों। आज मुझे मालूम हुआ कि वह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचते। कितनी युवतियां इसी अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी न भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल देना। तुम्हारी चंदा। 5 फरवरी 1926। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं, निर्मोही चला गया। मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया, फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम नहीं रहा था। मैं अकेली ही जाती थी। लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूं। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई।
वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रहूं, उनकी आहट पाते ही आप आंखें खोल गईं। मैंने देखा वह अपना हरा साल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ, वह पड़े सोते रहते हैं, पर आज वह पलंग पर न थे। साल भी न था। मैंने समझा शायद वह अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वह न दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी न थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर पड़ी, कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने को ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते। संशय में तो जी न पड़ता। क्रोध आया, मुझे लौंडी समझते हैं। हाजिरी का समय आया। बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही वहां से आएंगे, ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे। मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही छूट देती जाती हूं, उतना ही तो मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैडी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय को चिरने वाली आह खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूं। मुझे जाने का लेस मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहां। मैं विवाह को आत्मविकास का साधन समझता हूं। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई जरूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों। जहां अनुराग हो वहां विवाह है, और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग न हो तो विवाह भी न रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा कि जहां तुम में इतने गुण थे वहां चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती है। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए
इसी की सबसे अधिक जरूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो। मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूं, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूं, और इतनी दूर हटा जा रहा हूं कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूं। अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है। वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफ़ी हैं और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूं मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2 4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2 4 महीना, 2 4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो तो मुझे केवल 2 शब्द लिख कर डाल देना। मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आह, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। अचंचल कौन है? जानता हूं कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है। फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूं। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ न लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले सोहदों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम जहां रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूं। क्षमा करना, क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊं, मगर नहीं आऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र थमा दी। विनोद का पत्र पढ़कर दर्शन विभाग के अध्यक्ष बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया। वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्रों जीवा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेक कर मैंने जितने पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और न 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए और शायद
इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर न मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी, मगर यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई हैं। बहन, अगर विनोद न आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूं। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती। मैं उस अभागे का मुंह तक न देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना। क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इतनी सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी, शायद मुझ में न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्द भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की था कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूं। क्या मेरे सामने फिलासफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूं अपने को धोखा देते हो, यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं न जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतःस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूं, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपट कर भी कभी पाया हो। तब पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह फैशन हो गया कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेंस खरीदने में मस्त रहे। फिर स्त्री को उनसे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसी संदेह हो सकता है। लेकिन उसकी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वहीं स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं। फिर वहीं लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूं, छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही कहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूं, मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर पड़ नहीं सकती। उनके लिए मैं हूं, अकेली मैं हूं। अच्छी या बुरी हूं, जो कुछ हूं मैं हूं। बहन, मेरी तुम्हारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना सुरक्षित किसी हृदयश्वरी को भी नसीब हुआ है? मुझे तो संदेह है, और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। यह न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय,
मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन, मैं ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में न होते। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले दिन यह तरकीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है, और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो, शिक्षित हो, खूब, और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं पर ही जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सास जी यूं ही नाक में दम करती रहें तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूं तुम मेरी यह सलाह न मानोगी, किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुँचे। तुम्हारी पद्मा। दोस्तों, यह था दो सखियां कहानी के वाचन का तीसरा भाग। आगे आप सुनेंगे कि चंदा के पति और उसकी सास के बीच तकरार कितनी बढ़ जाती है और उसके पति घर छोड़ने का मन बना लेते हैं, लेकिन चंदा किस तरह उन परिस्थितियों को बदलती है जिससे सभी घुल मिल कर रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ पद्मा के पति जो उसे छोड़कर चले गए हैं, किस तरह घर वापस आते हैं, उसमें कुसुम का क्या रोल है। तो आगे के घटनाक्रम को जानने के लिए दोस्तों आप मेरे वाचन के चौथे भाग को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आगे के घटनाक्रम बेहद उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वाचन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।